हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम एक्सरसाइज 6G के क्वेश्चन नंबर 10 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ अ फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज 315 and for the journey of 15 km the charge paid is rupees 465. What are the fixed charges and the charge per kilometer? How much does a person have to pay for traveling a distance of 32 km? आसान क्वेश्चन है बेटा, इसको थोड़ा सा समझेंगे सोल्यूशन। अच्छा बेटा, जो बड़े शहर में टैक्सी वगैरह चलती है, जैसे मैं तो यूपी के छोटे शहर का हूँ, यहाँ टैक्सी वगैरह नहीं चलती, लेकिन जो बड़े शहर होते हैं जहाँ टैक्सी वगैरह वाकई चलती है, वहाँ पे क्या होता है बेटा कि जैसे ही आप टैक्सी में बैठे तो एक फिक्स चार्ज होता है, वो आपको देना ही देना है। उसके बाद पर किलोमीटर का चार्ज अलग होता है, ठीक है। और उस तरीके से टोटल बिलिंग होती है टैक्सी की, टैक्स यानी आपका किराया उस तरीके से डिसाइड होता है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि आप फिक्स चार्ज को क्या मान लो, एक्स मान लो। यहाँ पे फिक्स्ड चार्ज को आप क्या मान लो, रुपीज एक्स मान लो, और पर किलोमीटर चार्ज को आप क्या मान लोगे बताओ। पर किलोमीटर चार्ज को आप क्या मान लोगे, रुपीज वाई मान लोगे, ठीक है। उसके बाद यहां पे लिखोगे ATQ यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्लियर है। देखो 10 किलोमीटर का चार्ज कितना लगता है, 315 रुपए। तो एक फिक्स चार्ज तो इंसान देगा ही देगा, और प्लस में 1 किलोमीटर का अगर वाई है तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 वाई हो जाएगा। दोनों करके मिलाकर कितना आ गया, 315 रुपये आ गया। ये आपकी पहली क्वेश्चन बन गई। और वहीं पे कह रहा है कि अगर 15 किलोमीटर की जर्नी होती है तो 465 रुपये लगता है। तो यानी x + 15y कितना लगता है, ये 465। ये चीज़ समझ में आ रही कि नहीं बेटा? मैंने थोड़ा डायरेक्ट तो नहीं बता दिया, एक बार फिर से समझ लो। फिक्स चार्ज दोगे और प्लस में 10 किलोमीटर का चार्ज दोगे, टोटल मिला के 315 रुपये आया है। फिक्स चार्ज दोगे प्लस में 15 किलोमीटर का जब किराया दोगे तो मिला करके 465 है। इसको सॉल्व कर लो, साइन बदलेंगे, ये माइनस में हो जाएगा x, 15y प्लस में है माइनस में हो जाएगा, 465 प्लस में है माइनस में हो जाएगा, x माइनस x खत्म, 10y माइनस में 15y, आंसर आएगा -5y। ओके, 315 माइनस में 465, ठीक है। तो आंसर तो माइनस में ही आएगा क्योंकि 465 माइनस में है। 5 में से 5 गया बचा 0, 6 में से 1 गया तो बचा 5, 4 में से 3 गया तो बचा 1। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15 और साथ में 0। y की वैल्यू कितनी आ गई, 30 आ गई। क्लियर है। अच्छे से उठा करके इक्वेशन 1 में पुट कर दो। यहाँ पे देखो क्या आएगा। तो x + 10 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, y की वैल्यू है 30, तो 10 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 300। 300 को जब आप राइट हैंड साइड में भेजोगे तो 315 से ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो x प्लस में 300 इज इक्वल टू 315, और जब 300 उधर जाके 315 से माइनस होगा तो आंसर कितना आएगा, 15 रुपये आएगा। ठीक है, समझ में आया। अच्छा, यानी 15 रुपये वो किसके लिए देगा बेटा, फिक्स चार्ज है उसका। 30 रुपये वो देगा पर किलोमीटर के लिए। लेकिन आपसे क्वेश्चन में ये दोनों नहीं पूछा है, आपसे क्वेश्चन में आखिरी में जाके एक अलग सवाल कर दिया है कि अगर कोई आदमी है, कोई पर्सन है, वो अगर 32 किलोमीटर चलता है तो उसको कितना देना पड़ेगा। तो उसको कितना देना पड़ेगा, x प्लस में 32y देना पड़ेगा। x कितना है, 15 है, प्लस में 32 × 30, सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 32 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 960। हाँ 960 आएगा। 32 को 3 से किया तो 96 आएगा, साथ में 0 प्लस कर तो आंसर कितना आ जाएगा, 975 आ जाएगा। यानी उसको कितना देना पड़ेगा, अगर वो 32 किलोमीटर 32 किलोमीटर चलता है तो उसको 975 रुपीज़ देना पड़ेगा। क्लियर है अच्छे से। चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझना थोड़ा सा। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, समझिएगा बेटा, ठीक है। अच्छा, कह रहा है अ लेंडिंग लाइब्रेरी, ये बेंडिंग लैंडिंग पता नहीं क्या दिया है, लेंडिंग है मेरे ख्याल से। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and an additional charge for each day thereafter.
गीता पेड ₹27 for a book kept for 7 days, while मोहित पेड 21 for the book he kept for 5 days. ठीक है, फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। आसान क्वेश्चन है बेटा, देख लो। लेंडिंग का मतलब होता है बेटा ऐसी लाइब्रेरी जो कि आपको बुक इशू कर दे, यानी बुक दे दे पढ़ने के लिए। तो कह रहा है पहले 3 दिनों का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है। ठीक है, तो फिक्स्ड चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिनों का जो चार्ज है वो फिक्स्ड है और वो कितना है बेटा, वो है ₹X। उसके बाद हर एडिशनल डे के लिए आपको अलग चार्ज देना पड़ेगा, उसको आप Y मान लो। ठीक है, अब लिखोगे एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, इसको आप क्या मान लो, इसको मान लो ₹Y। क्लियर है? अच्छा, इसके बाद समझिएगा बेटा, फिक्स चार्ज आपको 3 दिन का X रुपीज़ देना ही देना है, और उसके बाद जितने भी दिन आप बुक रखते हो आपको Y रुपीज़ देना है। गीता नाम की एक दीदी है, महिला है, उन्होंने ₹27 दिया है। ठीक है, 7 डेज के लिए। तो 7 डेज तो हटा दो बेटा, पहले 3 दिन का तो उसने X रुपया दिया होगा, ये तो मानते हो। तो 7 में से 3 माइनस करो, कितना हो जाएगा, 4 डेज हो जाएगा ना। तो पहले 3 दिन का X रुपये, और बचे हुए 4 दिन के लिए वो Y रुपीज़ देगी, तो 4Y हो जाएगा। मिला करके कितना हो गया, 27 हो गया। इक्वेशन नंबर 1 बन गई। समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे बेटा 7 दिन की बात कर रहा है, लेकिन पहले 3 दिन का किराया तो फिक्स है, कितना है, X है, दाम फिक्स है। 3 दिन हटा दो 7 में से, बचेगा 4 दिन। 4 दिन का उसको अलग से देना पड़ेगा। उस तरीके से अपने मोहित भाई भी हैं। मोहित भाई ने ₹21 दिया है 5 दिन के लिए, तो पहले 3 दिन का तो मोहित भाई का भी फिक्स रहेगा X रुपये। अब 5 में से जब 3 दिन हटा दोगे तो बचेगा 2 दिन। 2 दिन के लिए वो Y रुपीज़ के हिसाब से देंगे, और टोटल कितना दिया उन्होंने, X रुपीज़ दिया है। इक्वेशन 2 हो गई। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। X प्लस में है माइनस में कर दोगे, 2Y प्लस में है माइनस में कर दोगे, 21 प्लस में है माइनस में कर दोगे। X माइनस X ख़त्म, 4Y माइनस 2Y, तो 2Y हो जाएगा। ठीक है, 27 में से 21 को माइनस करेंगे, बचेगा 6। 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा। Y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। अगर Y की वैल्यू 3 आ गई तो इक्वेशन 1 में पुट कर दो, X की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, तो X प्लस 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 12। 4 3 ज़ा 12, 12 उधर जाएगा, 27 से माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा, 15 बचेगा। ठीक है, यानी आपका जो फिक्स चार्ज होगा वो ₹15 होगा, और हर एक दिन का जो एक्स्ट्रा चार्ज होगा वो ₹3 होगा। क्लियर है? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलो इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे। देखो क्या लिखा है, ये भी आसान क्वेश्चन है। कह रहा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9। ये सब छोड़ो, पहले कुछ चीज़ें समझ लो। एरिया ऑफ रेक्टेंगल वगैरह तो पता है ना। जैसे अगर आपको रेक्टेंगल कहीं पे दिया है, मान लो ऐसे, उसकी मान लो आपको लेंथ दी है और उसकी मान लो आपको ब्रेथ दी है, तो एरिया कैसे निकलता है, एरिया होता है बेटा लेंथ इंटू में ब्रेथ। ये कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, अपोजिट साइड बराबर होती है, वर्टेक्स एंगल 90 डिग्री के होते हैं। सबसे बेसिक डेफिनेशन तो यही है, इतना ही से जान लो। डायगोनल वगैरह के बारे में जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, जब तक उसके बारे में ऐसा कुछ पर्टिकुलरली हमको दिया ना गया हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं अब। यानी आपने लेंथ को क्या मान लिया बेटा, लेंथ को x मान लो, x मीटर सेंटीमीटर कुछ भी। ब्रेथ को क्या मान लोगे बेटा, ब्रेथ का मतलब चौड़ाई, ब्रेथ को मान लो y। तो एरिया कितना हो जाएगा, XY हो जाएगा। ये तो समझ गए ना। अच्छा, अब आते हैं ATQ पे, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या दिया है थोड़ा सा पढ़ते हैं। कह रहा है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाता है। समझ रहे हो, 9 स्क्वायर यूनिट से घट जाता है अगर उसकी लेंथ को 5 यूनिट से घटा दिया जाए और ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया जाए। लेंथ बेटा पहले थी x, समझो पहले मेरी बात। अच्छा, पहले एरिया देख लो, एरिया कितना होता है XY, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है तो XY हो गया। अब देखो समझना, लेंथ को क्या किया गया है, अब 5 यूनिट से घटाया गया है, तो लेंथ हो जाएगी x - 5।
ब्रेथ को क्या किया गया है बेटा, ब्रेथ को 3 यूनिट से बढ़ाया गया है, 3 यूनिट से क्या किया गया है, बढ़ाया गया है। तो एरिया में कमी कितने की आ गई, एरिया है एक्स वाई, इसमें कमी कितने की आई है, 9 स्क्वायर किलोमीटर की कमी आई है, 9 स्क्वायर किलोमीटर नहीं, माफ करिएगा, 9 स्क्वायर यूनिट्स की कमी आई है, किलोमीटर थोड़ी दिया है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको पहली क्वेश्चन मिल जाएगी। एक्स को वाई से करेंगे तो हो जाएगा एक्स वाई, एक्स को 3 से करेंगे तो हो जाएगा 3x, -5 को y से करेंगे तो हो जाएगा -5y, और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -15 इज इक्वल टू XY -9। ठीक है, देखो XY से XY कैंसिल आउट हो गया, उधर ले जाओगे तो भी XY और ये वाला XY उधर जाएगा तो -XY हो जाएगा, तो भी आपका कट पिट के 0 ही आएगा। ठीक है, मैंने थोड़ा डायरेक्ट कर दिया, तो ये हो जाएगा 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू -9। -15 को जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड भेजोगे ना तो +15 हो जाएगा। तो 3x माइनस में 5y इज इक्वल टू कितना हो गया, माइनस प्लस माइनस, 15 में से 9 माइनस करेंगे तो 6 आएगा। ये हो गई आपकी क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, दूसरी क्या बात कर रहा है बेटा, दूसरी बारे में क्या बात कर रहा है, क्या कह रहा है, हाउ एवर इफ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स एंड द ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स द एरिया इंक्रीज बाय 67 यूनिट्स। अब देखो, अब कह रहा है कि अगर लेंथ को बेटा, लेंथ को 3 यूनिट से बढ़ा दिया गया और ब्रेथ को 2 यूनिट से बढ़ा दिया गया, तो जो आपका एरिया होगा ना यानी XY वो 67 यूनिट से बढ़ जाएगा, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। तो इसको भी सॉल्व कर लेंगे, x को y से करेंगे तो XY हो जाएगा, x को 2 से करेंगे तो 2x हो जाएगा, 3 को y से करेंगे तो 3y हो जाएगा, 3 को 2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा, ये 6 हो जाएगा ना। चलिए, तो ये XY प्लस में 67, क्लियर है। XY से XY कैंसिल आउट हो गया, ये हो जाएगा आपका 2x प्लस में 3y। ठीक है, इसको इधर भेजेंगे, कितना आ जाएगा, ये 67 में से 6 को माइनस कर देंगे तो 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61 आ जाएगा। ये हो गया आपकी क्वेश्चन नंबर 2। दोनों को लिख के सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन के बाद देखेंगे हम अपनी क्या करेंगे, दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। हमारी क्वेश्चन क्या कहती है, देखिए जरा, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6, 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 6 हो जाएगा बेटा। और दूसरी क्वेश्चन क्या थी हमारी, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 61, क्लियर है। अब देखो, आपको बेसिकली क्या करना है, देखो पहली क्वेश्चन को आप 3 से मल्टीप्लाई कराओगे और दूसरी क्वेश्चन को आप 5 से मल्टीप्लाई करा दोगे, दैट्स इट। देखो क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, साथ में x, 3 को -5 से करेंगे तो 15y हो जाएगा, 3 6 ज़ा 18, 5 को 2 से करा तो 10x आ गया, 5 को 3 से करेंगे तो 15y आ जाएगा प्लस में, और 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, ठीक है ना। -15y प्लस 15y ख़त्म, 9x और 10x मिलकर कितना हो जाएगा, 19x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा बेटा, 323, क्लियर है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 323 को आप 19 से डिवाइड कर दोगे, साइड में डिवाइड कर लो, ये 1 बार में जाएगा तो 19 हो जाएगा आपका, ये 3 बचेगा, ये 1 बचेगा, ये 3 बचेगा, फिर 19 7 से कितना होगा, 133 हो जाएगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ कितनी आ गई बेटा, 17 आ गई। और जैसे ही आप x की वैल्यू 17 इक्वेशन नंबर 1 में या 2 में किसी में भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो आप लिखोगे पुट x इज इक्वल टू 17 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करोगे क्या हो जाएगा, 3 × 17 माइनस, ये वाली इक्वेशन 1 है ऊपर वाली, माइनस में 5y इज इक्वल टू 6, 3 को 17 से करेंगे 51 आएगा, 6 को इधर लाएंगे तो -6 हो जाएगा, और -5y को उधर ले जाएंगे तो 5y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 45 इज इक्वल टू 5y, 5 1 ज़ा 5 9 ज़ा, y की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई, क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ओके, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। इफ द पाइप ऑफ लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स एंड द पाइप फॉर स्मॉलर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 9 आवर्स, ओनली हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड, हाउ लॉन्ग वुड ईच पाइप टेक टू फिल द स्विमिंग पूल। आसान क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा समझेंगे।
यहाँ बेसिकली पूल की बात हो रही है, उस पूल को भरने के लिए दो पाइप का इस्तेमाल किया गया है, तो हम पाइप ए और पाइप बी मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ए के जो 1 घंटे का वर्क है, जो पाइप 1 के 1 घंटे का वर्क है, उसको हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो आप लिखोगे पाइप ए 1 आवर वर्क को आपने क्या मान लिया बेटा, x मान लिया, और पाइप बी के 1 आवर वर्क को आप क्या मान लोगे बेटा, y मान लोगे, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। अब देखो, इफ द पाइप ऑफ द लार्जर डायमीटर इज यूज्ड फॉर 4 आवर्स, वही है, पाइप ए को आप लार्जर डायमीटर कह दो, यहां पे लिख दो ये लार्जर डायमीटर वाला है, आपको ये चीजें लिखनी पड़ेंगी थोड़ा सा, ठीक है। और जो पाइप बी है वो स्मॉलर डायमीटर वाला है, स्मॉलर डायमीटर वाला है। पहले सेकंड कंडीशन पढ़ रहा हूं, पहली वाली कंडीशन तो और आसान है। देखो, पाइप समझना, पाइप ए का समझना, पाइप ए का जो 1 घंटे का काम है वो x है, पाइप बी के जो 1 घंटे का काम है वो y है। पाइप ए का मतलब बड़ा वाला पाइप और पाइप बी का मतलब छोटा वाला पाइप, लार्जर डायमीटर स्मॉलर डायमीटर लिखा हुआ है। जो बड़ा वाला पाइप है ना वो 4 घंटे के लिए इस्तेमाल होता है, तो वो कितना भरेगा, 4x भरेगा, क्योंकि 1 घंटे का काम x है और 4 घंटे तक इस्तेमाल हुआ है प्लस में, ठीक है। जो छोटा वाला पाइप है वो 9 घंटे तक इस्तेमाल हुआ है, उसका काम y है, यानी 1 घंटे में y काम करता है। दोनों को मिला करके कितना भरा गया है, सिर्फ और सिर्फ आधा पाइप भरा गया है। देखो, ओनली फिल्ड हाफ ऑफ द पूल, ठीक है, ओनली हाफ ऑफ द पूल इज फिल्ड, यानी सिर्फ और सिर्फ आधा काम हुआ है, पूरा एक काम भी नहीं हुआ है। तो बेसिकली क्या करोगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 2 जाके 4 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8x, 2 आपका 9 से होगा तो हो जाएगा 18y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ये आपकी बन गई क्वेश्चन नंबर 1। ये सब ATQ चल रहा था, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सेकेंड, अब देखो सेकेंड वाला केस जो है वो हम पहली लाइन से बना लेंगे। इट टेक्स 12 आवर्स टू फिल अ स्विमिंग पूल यूजिंग 2 पाइप्स। अगर दोनों पाइप का इस्तेमाल करते हैं तो हमको 12 घंटे लगते हैं। आप देखो समझना, लेकिन हमको दोनों पाइप का अलग अलग वर्क नहीं पता है, हमको एक का वर्क पता है, यानी 1 घंटे में कितना वो काम करते हैं, वो x करते हैं। तो यानी x प्लस वाई जो हो जाएगा ना वो 12 नहीं होगा, वो 1/12 आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 12x प्लस में 12y इज इक्वल टू 1। ये आपकी आ गई इक्वेशन नंबर 2। क्लियर है, दोनों को सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा। देखो कैसे सॉल्व होगा, 8x प्लस में 18y इज इक्वल टू 1, 12x प्लस में 12y इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आप पहली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और दूसरी इक्वेशन को 3 से, तो देखो आपको क्या मिलेगा आंसर में। ये हो जाएगा 8 2 16x प्लस में 36y इज इक्वल टू 2। ये हो जाएगा 3 12 हो जाएगा 36x और 3 12 कितना हो जाएगा, ये 36y इज इक्वल टू 3, ठीक है ना। अब समझना, ये माइनस में हो गया, प्लस था माइनस में हो गया, ये प्लस था माइनस में हो गया, 3 प्लस में था माइनस में हो गया, 36y माइनस 36y खत्म। 16x माइनस 36x करेंगे तो आंसर आएगा आपका -20x, ठीक है, इज इक्वल टू 2 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा -1। माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट हुआ, x की वैल्यू कितनी आ गई 1/20। समझ में आ रहा है, यानी एक दिन का 1 घंटे का काम कितना है, 1 घंटे का काम कितना है बेटा 1/20। तो अगर इसका हम टोटल टाइम निकालें तो इसको बस क्या करना है, हमको रेसिप्रोकल करना है ले देके, और जैसे ही रेसिप्रोकल करेंगे तो आपको वो टाइम पता चल जाएगा जिस टाइम में पाइप ए आपका अकेले काम करके पूरे पूल को भर देगा। तो वो कितना आएगा आपका, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो आपका आएगा 20 आवर्स, ठीक है। यानी जो बड़ा वाला पाइप है जिसका बड़ा डायमीटर है वो 20 घंटे लेगा पानी को भरने के लिए, ठीक है ना। उसी तरीके से आप यहाँ से y की वैल्यू भी निकाल लो, उठा के पुट कर दो, यहाँ पे दिखाई दे रहा कि नहीं, अच्छा पुट कर दो। चलो हो जाएगा x/20, x इंटू 1/20 से मल्टीप्लाई कर दिया, -1 को इधर लाएंगे, +1 को इधर लाएंगे तो -1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इसको इधर ले गए तो हो जाएगा -18y। 20 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -20 हो जाएगा, -1 है बेसिकली, तो 8 - 20, तो आंसर आएगा बेटा उस केस में -12/20 इज इक्वल टू -18y।
माइनस साइन से माइनस साइन कैंसिल आउट कर दो, 18 को अपॉन में ले आओ, आंसर आ जाएगा। देखो क्या आएगा, y इज इक्वल टू कितना आएगा 12 अपॉन में 20, ठीक है, और इनटू में 18। इस 18 को मैं इधर ले आया, सीधा करके लिख दिया, ठीक है ना। रिड्यूस कर दो, कितना आएगा, ये आपका बेसिकली आएगा, ये आपका क्या आएगा बेसिकली 6 2 ज़ा हो गया और 6 3 ज़ा हो गया, ठीक है, फिर 2 1 ज़ा और 2 10 ज़ा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1 अपॉन में 10 3 ज़ा 30, तो y की वैल्यू 1 अपॉन 30 आ गई। लेकिन वही है, ये तो आपका 1 घंटे का वर्क है, और अगर टोटल टाइम निकालेंगे कि टोटल वर्क करने में कितना टाइम लगता है, तो वो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी 30 आवर आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जो लार्जर डायमीटर वाला है ना, उसको अगर वो अकेले स्विमिंग पूल को भरता है तो कितना टाइम लेगा, वो आपका लेगा 20 आवर, और जो स्मॉलर डायमीटर वाला है वो कितना टाइम लेगा, वो आपका लेगा 30 आवर। क्लियर है, समझ में आया अच्छे से? ओके स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। थैंक यू।